हेलो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। साउंड हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि साउंड में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। एक बार उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम मेन चैप्टर के अंदर जाते हैं। ठीक है। तो जैसे साउंड के अंदर हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, सबसे पहले तो ये समझना है कि साउंड एग्जैक्टली खुद क्या होता है। उसके बाद उसके टाइप्स ऑफ वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स। देन आफ्टर, साउंड भी रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी पे वर्क करता है। लाइक जैसे हमारी लाइट थी, हम किसी सरफेस पे डालते थे तो वो रिफ्लेक्ट होके आती थी, वैसे ही साउंड भी क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। तो एक बार उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देन इको, रिवर्बरेशन, सोनार सिस्टम। ये सोनार सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हमें सोनार का यूज होता हुआ डिफरेंट डिफरेंट तरह की, जैसे मिलिट्री यूज करती है या फिर जो डिफरेंट आपके शिप्स आती हैं वो यूज करती हैं, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देन आफ्टर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स। वेव्स का कैसा बिहेवियर है उनके बारे में और कौन सी चीजें हमें पता होनी चाहिए वो हम इसमें पढ़ेंगे। साउंड के सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स और ह्यूमन ईयर। ये इतने चैप्टर हैं जो इस चैप्टर में हमें कवर करने हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी आर गोइंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो सब चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक भी है। सबसे पहले साउंड क्या होता है हमें वो समझना है। ठीक है। एज यू नो, इन फिजिक्स वी यूज टू से एवरीथिंग जो आप फिजिक्स में देख रहे हो वो सब एक टाइप ऑफ एनर्जी ही है। तो उसी तरह से साउंड भी क्या है, एक एनर्जी का टाइप है। ठीक है। और साउंड एक्चुअल में जनरेट होता है बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन, है ना। अब वाइब्रेशन क्या होता है? तो वाइब्रेशन इज रैपिड बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, कि अपने कानों तक जो भी पहुंचता है वो इस तरह से एक वेव के फॉर्म में पहुंचता है। अब इस वेव को जनरेट कैसे किया जाएगा? तो इस वेव को जनरेट करने के लिए यू कैन यूज एनी डिवाइस। ठीक है, कोई भी सिस्टम यूज कर सकते हो जो क्या प्रोड्यूस कर दे, वाइब्रेशन। अब आगे जाके अभी हम पढ़ेंगे कि ट्यूनिंग फॉर्क एक इस तरह का कुछ यू शेप का एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है। जिसका यूज करके हम डिफरेंट डिफरेंट हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसीज को क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे तो मैं कुछ एग्जांपल्स जैसे मैंने दिखाए हुए हैं कि ये जो मेगाफोन है, ठीक है, या इसके थ्रू आप ये साउंड जनरेट कर सकते हो। फिर हम जो हेडफोन में गाने सुनते हैं उसके थ्रू हम ये साउंड जनरेट करते हैं। और ये सभी के सभी, इनका बस काम इतना है कि ये मीडियम में, अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो ये एक मीडियम है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। तो ये इन पार्टिकल्स के अंदर क्या करते हैं, वाइब्रेशन क्रिएट कर देते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस वाइब्रेशन आप क्या कर पाते हो, किसी भी तरह का साउंड सुन पाते हो। तो साउंड इज नथिंग बट इट इज अ वाइब्रेशन मीडियम। ठीक है। और जब वो वाइब्रेशन आपके कानों तक पहुंचता है, जब वो आपके कानों तक पहुंचता है तो आप चीजों को बड़ी इजीली क्या कर पाते हो, सुन पाते हो। ठीक है। आगे जाके जब हम ईयर का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे कानों के पास एक ऐसा ईयर ड्रम होता है। ठीक है। जहां पे जब जाके ये वेव्स हिट करती हैं तो आपके ईयर ड्रम्स पे जो सेंसेशन होते हैं उसकी वजह से आप चीजों को क्या कर पाते हो, सुन पाते हो। ठीक है। तो इतनी सी चीज आपको याद रखनी है। सबसे पहली चीज, साउंड इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और साउंड को आप क्रिएट कैसे करोगे? तो बाय यूजिंग वाइब्रेशन। और वाइब्रेशन क्या होता है, रैपिड बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक पार्टिकल होगा। मीडियम में हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं ना, क्योंकि साउंड को मीडियम चाहिए होता है। तो हमारा यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो एक मीडियम में। ठीक है। ओके। द नेक्स्ट पार्ट इज दैट कि आप साउंड को प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं। हाँ भाई। नेक्स्ट पार्ट इज दैट कि हम साउंड को कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। देखो, साउंड प्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहली बेसिक चीज जो आपके पास होनी चाहिए, ऑब्वियसली मीडियम इज इंपॉर्टेंट। ठीक है। मीडियम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमने स्टार्टिंग से पढ़ा है, अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि जब तक मीडियम नहीं होगा तब तक कोई पार्टिकल नहीं होगा, है ना। और अगर आपके पास कोई पार्टिकल नहीं है तो आप फिर कंप्रेस किस चीज को करोगे? वी हैव डिस्कस अबाउट ना कि बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होना चाहिए और उसके लिए मीडियम इज कंपलसरी। तो दैट्स वाई साउंड जो जनरेट होगा या साउंड जो आप ट्रैवल कराओगे वो किसके थ्रू ट्रैवल करेगा, मीडियम के थ्रू। तो मीडियम इज कंपलसरी फॉर द ट्रैवलिंग ऑफ साउंड। अब मीडियम कैसा हो सकता है? मीडियम सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, यू कैन चूज एनी काइंड ऑफ मीडियम। लेकिन हाँ, मीडियम में पार्टिकल की डेंसिटी के अकॉर्डिंग वहां पे आपको स्पीड कम या ज्यादा देखने को बिल्कुल मिल सकती है। तो जनरली क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल काफी पास पास में होते हैं तो वहां पे आपको साउंड की स्पीड कंपैरेटिवली ज्यादा दिखेगी। लिक्विड में थोड़ा दूर है तो वहां पे साउंड थोड़ा और कम हो जाएगा, गैसेस में और पार्टिकल दूर है तो वहां पे साउंड की स्पीड और कम हो जाएगी।
बट सिंपल टर्म्स में आप बोल सकते हो कि साउंड मीडियम पर डिपेंड करता है, और मीडियम आपका इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। ओके, तो क्या साउंड वैक्यूम में ट्रैवल करेगा? तो आंसर इज नो। वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं होता ना, तो साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज दैट कि साउंड एक्चुअल में प्रोपोगेट कैसे करता है, साउंड किसी भी मीडियम के थ्रू एक्चुअल में कैसे ट्रैवल करता है। तो सबसे पहली चीज जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस की, ऑब्जेक्ट आपका वाइब्रेट होगा। ठीक है, वाइब्रेशन की वजह से जो एयर पार्टिकल्स हैं, जो एयर के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वो क्या करेंगे, डिस्प्लेस होना स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने तुम्हें यहाँ पे दिखाया है कि तुमने यहाँ से कोई वाइब्रेशन क्रिएट की, तो वाइब्रेशन से ये पार्टिकल क्या होंगे, डिस्प्लेस होना स्टार्ट होंगे। इनके डिस्प्लेसमेंट की वजह से, ठीक है, जैसे तुम यहाँ भी देखोगे, डिस्प्लेसमेंट इन पोजीशन की वजह से क्या होगा, या बोल सकते हो वाइब्रेशन की वजह से क्या होगा, ये पार्टिकल अपने बाजू वाले पार्टिकल पे फोर्स लगाएगा, ये पार्टिकल फिर उसके बाजू वाले पे, और ये पार्टिकल इसके बाजू वालों पे। तो इस तरह से होता हुआ साउंड क्या होगा, तुम्हारे कानों तक पहुंचेगा। ठीक है, सो साउंड इस तरह से मीडियम में अपने नेबर पार्टिकल्स को प्रोपोगेट होते हुए, उनके थ्रू, उनका यूज करते हुए, मूव करते, पार्टिकल्स को मूव कराते हुए आगे की तरफ बढ़ता है। ठीक है, इट्स इट्स सिंपल लाइक अ चेन रिएक्शन। ठीक है, ये चेन रिएक्शन जैसा है कि एक पार्टिकल ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, इस तरह से कंप्रेस होते 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 तुम्हारे कानों तक पहुंचेगा। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि साउंड को मीडियम चाहिए, और विदाउट एनी मीडियम साउंड जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकता है। अब इस मीडियम में जितना ज्यादा वाइब्रेशन को ऐड करोगे, उतना ज्यादा तुम्हें साउंड देखने को मिलेगा। ओके, ओके, द नेक्स्ट पार्ट इज दैट साउंड ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। अब फिजिक्स में क्या होता है ना, वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ वेव्स। ठीक है, और उन वेव्स में भी जब हम बात कर रहे हैं ना डिस्टरबेंस की, तो एक बड़ा सिंपल सा एजम्पशन अगर मैं तुम्हें बताऊं, हम बोल रहे हैं कि साउंड वाइब्रेशन से क्रिएट होगा, पहली चीज। और वाइब्रेशन के बाद जब मैं यहां से पार्टिकल्स में कुछ वाइब्रेशन दूंगा, तो ये उस वाइब्रेशन को आगे भी ट्रांसफर करेगा, फिर ये इधर आगे ट्रांसफर करेगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा ना कि पार्टिकल किसी एक पर्टिकुलर जगह पे कंप्रेस्ड होते दिखेंगे, किसी एक पर्टिकुलर जगह पे रिलैक्स्ड होते हुए दिखेंगे। तो ये जो कंप्रेशन रिलैक्सेशन वाला पार्ट बन रहा है, इसकी वजह से आपको ऐसी एक वेव क्रिएट होती दिखेगी। मतलब यहाँ पे पार्टिकल कंप्रेस्ड है, यहाँ पे डिकम्प्रेस्ड है, यहाँ पे फिर कंप्रेस्ड है, यहाँ पे डिकम्प्रेस्ड है, यहाँ कंप्रेस्ड है, फिर डिकम्प्रेस्ड है। तो इसकी वजह से ये जो वेवी नेचर बना ना पार्टिकल्स की मूवमेंट का, इसी को हम साउंड के टर्म में बताना चाहते हैं कि भाई साउंड एक्चुअल में एक वेव की तरह ही क्या करता है, काम करता है। ठीक है, अब कौन सी तरह की वेव, तो बेसिकली हम इसको रेफर करते हैं एज ए मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव्स वो वेव होती है जिनको किसी तरह के मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे साउंड, एज वी हैव डिस्कस कि साउंड को मीडियम चाहिए। तो वो सारी वेव्स मैकेनिकल वेव होंगी जिनको ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए रहेगा, किसी ना किसी तरह का एक मीडियम चाहिए रहेगा। ओके, जो मैकेनिकल वेव्स होती है ना, जनरली मैकेनिकल वेव्स सॉलिड्स के थ्रू, लिक्विड्स के थ्रू एंड गैसेस के थ्रू, जिनके पार्टिकल्स कंपैरेटिवली थोड़े पास पास में होते हैं, वहां से तेजी से ट्रैवल कर सकती है। अब इनमें भी अगर कंपेयर करें ना, तो सॉलिड में वो सबसे तेज जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई सॉलिड का पार्टिकल ज्यादा पास में है, तो यहाँ पे मैकेनिकल वेव क्या होगी, बहुत तेजी से आगे की तरफ बढ़ जाएगी। सो यू हैव टू ओनली रिमेंबर वन थिंग, कि साउंड एक्चुअल में एक तरह की मैकेनिकल वेव है, और मैकेनिकल वेव्स जनरली वो वेव्स होती हैं, ठीक है, मैकेनिकल वेव्स जनरली वो वेव्स होती हैं जिनको प्रोपोगेट करने के लिए, जिनको ट्रैवल करने के लिए किसी ना किसी तरह के मीडियम की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, ओके, अब देखो, एज यू नो वेव्स के हमारे पास दो टाइप है। एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये अपन टेंथ में पढ़ेंगे जब अपन इलेक्ट्रिसिटी वाले पार्ट में आएंगे। तो अभी के लिए ये अपना ऐसा कोई बड़ा लुकआउट है नहीं। बट इस चैप्टर में व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव यहाँ पे तुम्हारे पास दो टाइप है, एक है ट्रांसवर्स वेव और दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल वेव। एज यू नो कि लाइट जब ट्रैवल कर रही होती है वो भी रिफ्लेक्ट होती है, साउंड जब ट्रैवल कर रहा होता है वो भी रिफ्लेक्ट होता है। तो हम यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर मेजोरिटी जो डिस्कस करेंगे वो है मैकेनिकल वेव, मतलब साउंड के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको क्या चाहिए होगा, मीडियम चाहिए होगा टू प्रोपोगेट। ठीक है, ओके, नाउ सी, क्या बेसिक डिफरेंस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैकेनिकल वेव में। एज वी हैव डिस्कस कि इसको क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। लेकिन वहीं पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को किसी भी तरह की मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर अपन कंपेयर भी करें तो तुम बोल सकते हो कि यहाँ पे हम लाइट की बात कर रहे हैं, सॉरी, यहाँ पे हम साउंड की बात कर रहे हैं,
क्योंकि उसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए, और यहाँ पे हम लाइट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा कंपैरिजन इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे मीडियम चाहिए, यहाँ पे मीडियम नहीं चाहिए। यहाँ पे एग्जाम्पल में साउंड है, यहाँ पे एग्जाम्पल में लाइट है। ठीक है, एज यू नो, क्योंकि वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं होता है, तो वैक्यूम में साउंड की वेव्स ट्रैवल नहीं कर पाएंगी। लेकिन वहीं पे वैक्यूम के अंदर लाइट क्या करेगा, बहुत इजीली ट्रैवल कर पाएगा। नेक्स्ट थिंग इज दैट, यहाँ पे तुम्हें थोड़ा डायग्राम दिखा दिए हैं कि भाई देखो मैकेनिकल वेव ऐसी दिखती है। यहाँ पे हुआ कंप्रेशन, फिर थोड़ा रिलैक्सेशन, फिर कंप्रेशन, फिर रिलैक्सेशन। ठीक है, वहीं पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पे चलती हैं, वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है। दे डोंट नीड एनी काइंड ऑफ मीडियम। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट इज जो हमने पीछे डिस्कस किया था कि भाई मैकेनिकल के ही क्या है, दो टाइप है। एक है तुम्हारा ट्रांसवर्स वेव, और दूसरा है क्या है तुम्हारा लॉन्गिट्यूडनल वेव। ओके, अब इसमें भी ट्रांसवर्स वेव की जब हम बात करते हैं ना, तो इसमें पार्टिकल क्या करता है, ऑसिलेट करता है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। ठीक है, मतलब क्या हुआ, अगर आपकी वेव ऐसे जा रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रही है, तो उस वेव प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री ये क्या करता है, ऑसिलेट करता है। ऑसिलेशन का मतलब क्या हुआ, किसी दो पॉइंट्स के बीच में आगे पीछे मूव करना, टू एंड फ्रो मूव करना, मतलब जिसको आप वाइब्रेशन बोलते हो सिंपली। ठीक है, सेकेंड थिंग इज दैट, यहाँ पे पार्टिकल्स जो होते हैं ना, वो पैरेलली ऑसिलेट करते हैं। पैरेलली ऑसिलेट करने का मतलब क्या है कि पार्टिकल इस तरह से, यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल अगर ऐसे रखे हुए हैं, तो ये आगे आगे हम डायग्राम देखेंगे, बट यहाँ पे एक जनरल समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर बहुत सारे पार्टिकल ऐसे रखे हुए हैं, तो ये इस तरह से आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं। बट यहाँ पे क्या है, वही ऑसिलेशन ऊपर और नीचे की तरफ देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये ऑसिलेशन थोड़ा इस तरह का टू एंड फ्रो आगे पीछे देखने को मिल रहा है। ओके, सेकेंड पॉइंट इज दैट, यहाँ पे आपको एक हाईएस्ट पॉइंट मिलेगा, एक लोएस्ट पॉइंट मिलेगा। मतलब जब हम इसकी वेव बनाएंगे तो हमें इस तरह से एक हाई एक लो ये देखने को मिलेगा। ठीक है, वहीं पे इस पर्टिकुलर पार्ट में आपको दिखेगा एक कंप्रेस्ड रीजन और एक डीकंप्रेस्ड रीजन। मतलब जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहा है ना, तो कोई ऐसा पार्ट होगा जहां पे बहुत ज्यादा पार्टिकल किसी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आ जाएंगे, तो वो कंप्रेस्ड होगा। अब यहाँ पे पार्टिकल कम है, तो वो डीकंप्रेस्ड होगा, फिर अगला वाला कंप्रेस्ड होगा, फिर उसके बाद वाला डीकंप्रेस्ड होगा। तो जब इसकी वेव बनाओगे ना, तो इसकी वेव भी तुम्हें ऐसे ही मिलने वाली है, नो डाउट। लेकिन यहाँ पे जो वेव क्रिएट हुई और यहाँ पे जो वेव क्रिएट हुई, दोनों के क्रिएट होने का तरीका अलग है। दैट्स वाई यहाँ पे हमने लिखा है कि हाई प्रेशर रीजन और लो प्रेशर रीजन, और यहाँ पे क्या लिखा है, हाई पॉइंट एंड लो पॉइंट। तो फर्क है, यहाँ पे पार्टिकल ऑसिलेट करते करते हो सकता है यहाँ तक चला जाए, तो इसका कंप्रेशन, इसका जो पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है ऐसा बना। यहाँ पे पार्टिकल जब मैक्सिमम कंप्रेस्ड होगा तब पॉजिटिव मिलेगा, थोड़ा रिलैक्स हो गया तो ये नेगेटिव क्रिस्ट मिल गया। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है। इसमें आप बोल सकते हो कि भाई ट्रांसवर्स वेव में आप बोल सकते हो लाइट वेव, वाटर वेव इस तरह से ही काम करती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव साउंड वेव का एक एग्जांपल है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पार्ट इज दैट कैन ट्रैवल विदाउट मीडियम। एज आई टोल्ड यू, ट्रांसवर्स वेव विदाउट मीडियम मतलब लाइट वगैरह तुम इसमें डिस्कस कर सकते हो, और ये विथ मीडियम ही ट्रैवल करता है जहां पे एयर वाटर या सॉलिड ऐसा कुछ चाहिए। ओके, देन आफ्टर यहाँ पे कोई ऐसा वाइब्रेशन के लिए नीड नहीं है, कंपल्शन नहीं है, बट यहाँ पे आपको वाइब्रेशन क्रिएट करना पड़ेगा, विदाउट उसके काम नहीं हो सकता है। ठीक, तो ये बेसिक डिफरेंस है ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव का। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अपन ने डायग्रामेटिकली चीजों को दिखाया है। एज यू नो कि ये एक स्प्रिंगी कॉइल या स्प्रिंगी स्प्रिंग जैसा एक अरेंजमेंट है, जहाँ पे देखो ये तुम्हारा वेव बना। ठीक, ये हम ट्रांसवर्स की बात कर रहे हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे क्या होगा, पार्टिकल या तो टॉप पे डिस्प्लेस होगा या बॉटम पे डिस्प्लेस होगा, फिर टॉप पे बॉटम पे। लेकिन वेव आगे की तरफ ही क्या कर रही है, प्रोपोगेट कर रही है। इसमें भी वेव आगे की तरफ ही प्रोपोगेट कर रही है, लेकिन जब आप इसको ऐसे हिट करोगे, इस तरह से आगे फेंकोगे, तो एक पार्ट होगा जो कंप्रेस्ड होगा, दूसरा थोड़ा रेरिफाइड होगा, फिर कंप्रेस्ड होगा, फिर रेरिफाइड होगा, फिर कंप्रेस्ड होगा, फिर रेरिफाइड होगा। यहाँ पे भी जब आप वेव बनाओगे ना, तो वेव वापस से आपको ऐसी ही देखने को मिलने वाली है। लेकिन एज आई टोल्ड यू, दोनों वेव के प्रोड्यूस होने का तरीका क्या है, अपने को ध्यान बस यही रखना है कि भाई यहाँ पे पार्टिकल जो है वो 90 डिग्री टॉप और बॉटम पे जा रहा है, सिर्फ प्रोपोगेशन का जो डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि पार्टिकल पर्टिकुलर किसी एक रीजन में कंप्रेस हुआ, और फिर थोड़े से रेरिफाइड हो गए, फिर कंप्रेस हो गए, तो ये भी आगे की तरफ ही जा रहा है इसी डायरेक्शन में, ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। बस वेव के तरीके में फर्क है, जनरेट करने के तरीके में फर्क है।
ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट कुछ बेसिक चीजों के बारे में जरा सा हम एक बार बात कर लेते हैं कि व्हाट इज कंप्रेशन। देखो कंप्रेशन मतलब बचपन से पढ़ते आ रहे हो, सिंपल सी चीज है, जहां पे बहुत सारे पार्टिकल्स आर क्या होंगे, टाइटली पैक्ड, रिजल्टिंग उसका रिजल्ट क्या होगा, कंप्रेशन। जहां पे पार्टिकल थोड़े दूर दूर चले जाएंगे वो क्या होगा, रेरफैक्शन। तो यहाँ पे पार्टिकल पास में है, यहाँ पे पार्टिकल दूर है। अब ऑब्वियसली पार्टिकल पास में तो हाई प्रेशर होगा, रेरफैक्शन में क्या होगा, वो लो प्रेशर रीजन होगा। क्योंकि प्रेशर ज्यादा है तो यहाँ पे डेंसिटी भी ज्यादा देखने मिलेगी, यहाँ पे डेंसिटी कम मिलेगी। यहाँ पे पार्टिकल्स अगेन टाइटली पैक्ड टुगेदर, यहाँ पे पार्टिकल आर सेपरेटेड अपार्ट, थोड़ा डिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे पार्टिकल मूव टुवर्ड्स ईच अदर, क्योंकि कंप्रेस हो रहे हैं ना तो एक दूसरे के पास आ रहे हैं। यहाँ पे वो एक दूसरे से क्या होंगे, दूर जा रहे होंगे। ठीक है, तो ये कब बढ़ेगा भाई, जब वाइब्रेशन क्रिएट होता है ना, तो वाइब्रेशन हमेशा से आगे की तरफ जा रहा है ना, तो आगे की तरफ पुश करने की वजह से पार्टिकल्स को, इसकी वजह से क्या हुआ, प्रेशर क्रिएट हुआ यहीं पे। ये पार्टिकल के बैकवर्ड मूवमेंट से क्रिएट होगा, मतलब एक बार तुमने कंप्रेस तो कर दिया, वापस डिकम्प्रेस भी तो होगा। तो जो डिकम्प्रेस हुआ उसमें क्या आएगा, आपका रेरफैक्शन। उसके बाद वेव के टाइप की बात कर लेते हैं। ये उस तरह का पार्ट, मतलब ये ऐसा दिखेगा तुम्हें, टॉप वाला पॉजिटिव, तो ये कंप्रेशन की वजह से क्रिएट हुआ। फिर वहीं पे ये क्या होगा, नेगेटिव वाला पार्ट जो रेरफैक्शन की वजह से क्रिएट हुआ। तो वी कैन से कि अगर मेरे को ऐसा मिल रहा है ना ये पार्ट, तो ये कंप्रेशन है और ये क्या है, रेरफैक्शन है। ठीक है, अब इसके लिए अपन ट्यूनिंग फॉर्क वगैरह यूज करके इस चीज को कर सकते हैं, बट बेसिक डिफरेंस इसका क्या है, यही। सो एज वी नो कि साउंड वेव्स जो होती है ना, वो कैसी वेव होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है। अभी हमने डिस्कस की लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है, कि भाई जो मीडियम की डायरेक्शन में ही पार्टिकल कंप्रेस्ड और रेरिफाई होते हुए साउंड वेव आगे की तरफ क्या करती है, बढ़ती है। ओके, इसमें दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो याद रखनी है, एज अगेन वी हैव डिस्कस, एक तो कंप्रेशन और दूसरा क्या है, रेरफैक्शन। कि पार्टिकल्स इस तरह से कंप्रेस रेरिफाइड होते हुए क्या करेंगे, आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे वही चीज अपन ने लिखी हुई है कि साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बिकॉज द पार्टिकल ऑफ द मीडियम थ्रू विच दे ट्रैवल वाइब्रेट्स पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है, पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन में कंप्रेस रेरिफिकेशन होगा। ओके, यहाँ पे आपने ये थोड़ा सा पार्ट दिखा दिया है कि भाई एक्चुअल में कंप्रेशन क्या है, एक्चुअल में रेरफैक्शन क्या है। तो यहाँ देखो, डेंसिटी ऑफ पार्टिकल इज वेरी हाई। आपने ट्यूनिंग फॉर्क को जैसे ही हिट किया, यहाँ से वाइब्रेशन जनरेट होगा, वाइब्रेशन से ये पार्टिकल अचानक से क्या होंगे, सारे कंप्रेस हो गए। अभी ये वाले पार्टिकल डिकम्प्रेस्ड है, जब ये कंप्रेशन आगे ट्रांसफर होगा, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर पार्ट में समझो कि पहले हम ये एग्जांपल ले लेते हैं कि ये कंप्रेस एंड रेरिफाइड है। थोड़े टाइम बाद देखोगे ये कंप्रेस हो जाएगा, ये रेरिफाइड होगा, ये कंप्रेस होगा, ये रेरिफाइड होगा। वापस नेक्स्ट साइकिल में देखोगे तो ये वाला रेरिफाइड होगा, ये कंप्रेस होगा, ये रेरिफाइड होगा, ये कंप्रेस होगा, क्योंकि एक वेव है ना, तो वेव तो ऐसे कंटिन्यू चलती रहेगी, इस तरह से स्टार्ट होगी, आगे की तरफ ऐसे जाएगी। तो तुम अलग अलग तरह के ट्यूनिंग फॉर्क का यूज करके अलग अलग तरह की फ्रिक्वेंसी क्या कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो। देखो यहाँ पे ये एक नॉर्मल ट्यूनिंग फॉर्क है, अभी हमने वाइब्रेशन क्रिएट नहीं किया, फिर हमने इसमें वाइब्रेशन क्रिएट किया, तो वाइब्रेशन से देखो ये कंप्रेशन में आ गया, और ये अभी क्या है, रेरिफाइड है। फिर देखो वाइब्रेशन का मतलब क्या है, एक बार पार्टिकल आगे की तरफ पुश होगा, फिर पीछे भी तो ये आएगा ना ट्यूनिंग फॉर्क को जब वेट करोगे तो वो ऐसे वाइब्रेट, इस तरह से ऐसे ऐसे वाइब्रेट होता है ना, तो ऐसे हुआ, फिर ऐसे भी तो होगा, ऐसे हुआ, फिर ऐसे भी तो होगा। तो इस वाले पार्ट में कंप्रेस हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा, रेरिफाइड भी तो होगा। तो जो पार्ट अभी कंप्रेस्ड है, थोड़े टाइम बाद देखोगे तो वो क्या होगा, रेरिफाइड होगा। और जो पार्ट अभी रेरिफाइड है, थोड़े टाइम बाद वो क्या होगा, कंप्रेस होगा। सिंपल स्प्रिंग वाला अरेंजमेंट है, इस तरह से आगे आगे कंप्रेस कंप्रेस होते हुए आपकी वेव क्या कर रही है, चल रही है, जिसको अपन ने कंप्रेशन एंड रेरफैक्शन के टर्म में क्या किया है, समझा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट इज, एज वी नो कि साउंड एक मीडियम मांगता है ट्रैवल होने के लिए, ठीक है, और उस चीज को अपन कैसे समझा सकते हैं। तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है, साउंड एंड एयर मीडियम का एक्सपेरिमेंट है। अपने को क्या क्या चाहिए, यू नीड अ बेल जार, इस तरह का एक जार आता है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक बेल अपन ने लगा दी है, और यहाँ पे वायर निकाल के इस तरह से इलेक्ट्रिक सर्किट कनेक्ट किए, स्विच लगा दिया। यहाँ पे जब अपन ऑब्जर्वेशन में जाएंगे, मान लो तुमने स्विच को ऑन किया, ठीक है, स्विच ऑन करोगे तो यहाँ इसके अंदर क्योंकि अभी एयर है, पूरा ये एयर फील्ड है, तो पार्टिकल्स वाइब्रेशन क्रिएट होगा और इसके अंदर भी कुछ साउंड सुनाई देगी। धीरे धीरे क्या कर रहे हैं अपन, इसके अंदर का एयर रिमूव करते जा रहे हैं वैक्यूम पंप के थ्रू।
जो वैक्यूम पंप के थ्रू एयर रिमूव करोगे तो उस पर्टिकुलर पार्ट में, क्योंकि यहाँ कोई मीडियम नहीं है, तो आपको किसी भी तरह का साउंड सुनाई नहीं देगा। तुम इसको उल्टा भी कर सकते हो। उल्टा करने का मतलब ये है कि पहले तुम इसके अंदर ऐसा कर लो कि इसके अंदर एक इसको पहले वैक्यूम बना लो, साउंड ऑन करो, नहीं सुनाई देगा। बाद में धीरे धीरे एयर पंप करो, तब तुम्हें क्या होगा, सुनाई देना स्टार्ट करेगा। विच मीन्स कि साउंड नीड अ मीडियम। ओके, थोड़ा सा अपन डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाई आर साउंड वेव्स आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो, दो चीजें अपन ने देखी थी। मैकेनिकल वेव जनरली वो वेव्स होती हैं जिनको क्या चाहिए होता है, मीडियम। और ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि एयर ही चाहिए, आपके पास एयर, वाटर्स, किसी भी तरह का एक मीडियम, गैस हो सकता है, ठीक है। तो हर मीडियम के थ्रू वो प्रोपोगेट क्या कर सकता है, बट स्पीड थोड़ी कम ज्यादा होगी। जैसे एयर में हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन एंड हियरिंग के लिए उसका यूज करते हैं। और वाटर में मरीन साउंड ट्रांसमिशन के लिए, जैसे फिशेस जो होती हैं वो भी तो कम्युनिकेट करती हैं, तो वो क्या करती हैं, अलग अलग तरह की फ्रिक्वेंसीज जनरेट करके उस पर कम्युनिकेट करती हैं, ठीक है। तो मैकेनिकल वेव बहुत सिंपल, जिसको मीडियम चाहिए प्रोपोगेट होने के लिए। ओके, चलो। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, की जब हम साउंड के बारे में बात कर रहे हो तो उसमें कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा दिखेगी, चाहे वो किसी भी तरह की साउंड वेव क्यों ना हो। तो एक तो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी को तुम ऐसा भी बोल सकते हो, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, कि एक सेकंड में कितनी बार वाइब्रेट हुआ, एक सेकंड में कितनी बार कंप्रेस्ड या रेरिफाइड हुआ, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। एम्पलीट्यूड, मतलब ये जो वेव बनी है, इस वेव का मैक्सिमम क्रेस्ट कितना होगा, मैक्सिमम कितना हाई जाएगा और कितना लो जाएगा। एंड देन दिस स्पीड, ये साउंड कितनी स्पीड से प्रोपोगेट हो रहा है। ओके, चलो लेट्स सी व्हाट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी एज आई टोल्ड यू, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड। तो एक सेकंड के टाइम फ्रेम में अगर आपका ये 10 ऑसिलेशन हो गया, ठीक है, तो वो फ्रीक्वेंसी आपकी 10 हर्ट्ज हो जाएगी। सो नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड, एक सेकंड में, ये देखो ये एक ऑसिलेशन हुआ, ठीक है, ये एक ऑसिलेशन हुआ, तो ऐसे कितने ऑसिलेशन आपको एक सेकंड में देखने को मिल रहा है, वो क्या हो गई, आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई। मेजर किस में करोगे, हर्ट्ज में मेजर करोगे, ठीक है। अभी जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, फ्रीक्वेंसी से सीधा रिलेटेड होता है आपका पिच। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी ना, साउंड का पिच भी क्या होगा, उतना हाई होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे वायलिन आता है, ठीक है, वायलिन की पिच हाई होती है, दैट्स व्हाई उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होती है, काफी हाई होती है। तो यू हैव टू ओनली रिमेंबर फ्रीक्वेंसी, जिसका मतलब हुआ नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। ओके, सो यहाँ पे देखो, अब अपन ने क्या किया है, थोड़ा सा चीजों को और बेटर समझने के लिए, द साउंड वेव प्रोपोगेट्स थ्रू द मीडियम, अपने को पता है, द डेंसिटी ऑफ मीडियम ऑसिलेट्स बिटवीन द मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। अगेन वी नो अबाउट इट, क्योंकि अपन ने अभी डिस्कस किया। तो द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन फ्रॉम मैक्सिमम डेंसिटी टू मिनिमम एंड बैक मैक्सिमम डिफाइन एज द टाइम पीरियड। मतलब अगर अपन थोड़ा सा पीछे वाले पार्ट में देखें, तो अभी अपन ने एक चीज डिस्कस की थी कि भाई ये जो एक ऑसिलेशन हो रहा है, ये जो एक ऑसिलेशन है, इसके लिए जो लगने वाला टाइम है ना, इट वुड बी क्या, टाइम पीरियड। अगर तुम यहां से यहां कर रहे हो तो ये होगा, अगर तुम इस पार्ट से इस पार्ट तक जा रहे हो तो ये दोनों पार्ट होंगे, मतलब इनके बीच से लेके इनके बीच तक का टाइम पीरियड भी सेम ही आएगा। यहाँ से यहाँ तक का टाइम पीरियड भी वही आएगा, या फिर नेगेटिव से नेगेटिव के बीच का ले लो, टाइम पीरियड सेम आएगा। मतलब एक वेव को कितना टाइम लग रहा है, एक वेव को, ठीक है। एक वेव का मतलब क्या, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो एक वेव को लगने वाले टाइम को अपन क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। और एक सेकेंड में जितनी वेव्स पास हो जाएंगी, वो क्या होगी, फ्रीक्वेंसी। अगर एक सेकंड में 10 वेव पास हो गई तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 10 हर्ट्ज। तो आगे वाले पार्ट में ना अपन वही डिस्कस कर रहे हैं कि भाई जो टाइम पीरियड होता है ना, वो एक वेव के लिए निकाला जाता है, ठीक है। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। और अगर इसको उल्टा भी लिखना चाहो तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड ऑल्सो चलेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों वाइसा वर्सा एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि आपको बोला है ट्यूनिंग फॉर प्रोड्यूसेस साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज। तो साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 500 हर्ट्ज। और आपको क्या निकालना है, कैलकुलेटेड टाइम पीरियड। तो फॉर्मूला क्या है, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 1/f। तो 1/500, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, 1/500, ये हमारा टाइम पीरियड हो गया। बस इतना ही अपने को करना है, सिंपल सा रिलेशन है, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 1/f। ओके,
चलो, नेक्स्ट पार्ट इज एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड एज वी हैव डिस्कस मैक्सिमम पीक. एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम पीक. यहाँ पे देखो, ये मेरा वेव है. वेव का ये जो मैक्सिमम पीक है ना, जो क्रेस्ट वाला पार्ट है, वो क्या होगा, मेरा एम्पलीट्यूड होगा. एम्पलीट्यूड जितना हाई होगा साउंड उतना लाउडर होगा. एम्पलीट्यूड जितना लो होगा साउंड भी उतना क्या होगा, लो या सॉफ्टर होगा. ठीक है. तो जैसा होता है ना, अपन जब चिल्ला के बोलते हैं तो उस टाइम पे एम्पलीट्यूड क्या होता है, बहुत हाई होता है. जैसे मैं चिल्ला के बोलूँ तो एम्पलीट्यूड विल बी सो हाई. अगर मैं धीरे से बोलूँ, क्या कर रहे हो, कैसे हो, तो ये वाला एम्पलीट्यूड इज वेरी 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 लो. तो इसको अपन बोलेंगे सॉफ्टर साउंड एंड इसको अपन बोलेंगे लाउडर साउंड. ठीक. चलो, नेक्स्ट पार्ट इज वेव लेंथ. मतलब एक वेव की कितनी लेंथ आ रही है, वो उसकी होगी वेव लेंथ. सी, वी आर कंसिडरिंग हमारी वेव यहां से स्टार्ट हो रही है, यहाँ खत्म हो रही है. तो यहां से लेके यहां तक का जो लेंथ है उसको बोलते हैं वेव लेंथ. तुम ऐसे भी ले सकते हो, यहां से लेके यहां तक, ये भी वेव लेंथ ही हुआ. या फिर इस पार्ट से लेकर के इस पर्टिकुलर पार्ट तक, वो भी वेवलेंथ हुआ. वेव की लेंथ फिक्स होगी. वेवलेंथ का मतलब एक वेव को कितना लेंथ है, एक वेव की कितनी लेंथ है. अब वो वेव को तुम चाहे यहां से काउंट करो तो वो यहां तक जाएगी, इधर से काउंट कर रहे हो तो ये पॉजिटिव वाले पीक तक जाएगी, नेगेटिव से काउंट कर रहे हो तो नेगेटिव वाले पीक तक जाएगी. और ये जो डिस्टेंस है ना इनके बीच का, इसी को अपन क्या बोलते हैं, वेवलेंथ. वेवलेंथ को अपन मीटर में मेजर करते हैं और सिंबल उसका होता है लैम्डा. ठीक है. तो ये जो लैम्डा सिंबल है ये आप इस वेवलेंथ के लिए यूज कर रहे हैं. ठीक है. चलो, नेक्स्ट पार्ट देखो. नेक्स्ट आता है स्पीड. अपन स्टार्टिंग से ये फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं कि स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो देखो, सिंपल एक फॉर्मूला लगा रहा हूँ, बहुत सिंपल. स्पीड इज इक्वल्स टू हुआ डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस के लिए मैं बोल सकता हूँ कि भाई ये क्या है, एक तरह का डिस्टेंस ही तो है. एक वेव एक वेव कितने डिस्टेंस में आ रही है, इतने डिस्टेंस में आ रही है, इतने डिस्टेंस में आ रही है, या बहुत बड़े डिस्टेंस में आ रही है. तो आई कैन से कि एक वेव क्या है, डिस्टेंस ही तो है. एक वेव, एक वेव को कितना कितना उसका लेंथ है, उसकी वेवलेंथ क्या है, वो एक तरह का क्या है, डिस्टेंस ही है. और टाइम, टाइम उस एक वेव को कितना टाइम लगा वो. तो मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूँ, इट इज लेमडा इंटू वन अपॉन टाइम पीरियड, है ना. और टाइम पीरियड को हम क्या बोल सकते हैं, वन बाय टाइम पीरियड को फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं. तो आई कैन राइट लैम्डा इंटू एफ, है ना. तो लैम्डा और एफ के मल्टीप्लीकेशन से आपको क्या मिलेगी, हमेशा स्पीड मिलेगी. सिंपल अपन ने निकाला, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. और इस पूरे चैप्टर में जो डिस्टेंस का एक ही आपके पास यूनिट है, विच इज ये वाला लैम्डा. और टाइम के लिए हमने यूज कर लिया टी. अब अगर भाई डिस्टेंस एक वेव का ले रहे हो तो टाइम भी तो एक ही वेव का लोगे. दैट्स वाई अपन इसको टाइम को क्या पढ़ेंगे, टाइम पीरियड. सो फॉर्मूला बन गया स्पीड v इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एफ. या फिर टेक्सुअल लैंग्वेज में जाओ तो ये लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी ही है. ओके. अगेन बहुत सारे फैक्टर्स पे स्पीड जरूर डिपेंड करेगी कि भाई साउंड है तो थोड़ा फास्ट होगा, गैस है तो और कम हो जाएगा. वो तो मीडियम टू मीडियम वैरी करेगा, लेकिन फॉर्मूला वुड ऑलवेज रिमेन सेम. ओके. चलो, देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा अपन इस वाले पार्ट में अगर देखें तो साउंड किस मीडियम में कैसा ट्रैवल करता है, एक बार वो वाला पार्ट अपन कंपेयर करके क्या करेंगे, देख लेते हैं. सी, देखो, एल्यूमिनियम, निकल, स्टील, आयरन, ये सारे क्या है, सॉलिड है. और तुम अगर कंपेयर करोगे ना तो सॉलिड्स में साउंड की स्पीड क्या है, हाई है. क्यों हाई है, बिकॉज मीडियम के पार्टिकल काफी पास पास में होंगे ना. जितना पास पास में मीडियम होगा उतना तेजी से कंप्रेस होगा, और पार्टिकल जितने दूर दूर होंगे उतना स्लोली कंप्रेस होंगे. तो यहाँ पे देखो, सॉलिड्स में साउंड की स्पीड ज्यादा है, लिक्विड में थोड़ी कम हो गई, लिक्विड में थोड़ी कम हो गई, और गैसेस में सबसे कम हो गई. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ ना टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ता है साउंड पे, क्योंकि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा पार्टिकल्स के पास ऑलरेडी उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी. जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी ना, पार्टिकल उतना दूर तक उतना तेजी से एक्सपांड हो पाएगा. दैट्स वाई यहाँ पे लिखा है कि 25 डिग्री के टेम्परेचर पे ये स्पीड है. तो अगर आप टेम्परेचर कम ज्यादा कर लोगे ना तो साउंड की स्पीड को भी क्या कर सकते हो, कम ज्यादा कर सकते हो. नो डाउट. सी, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले ये फॉर्मूला जस्ट डिस्कस ही किया है कि क्या हुआ है. स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस की जगह पे अपन ने लैम्डा पुट किया, टाइम की जगह पे टी पुट किया. तो जो हमारा फॉर्मूला बन रहा है वो क्या बन गया,
अच्छा, एक और चीज, हम 1/t को क्या बोल सकते हैं, ये v लिख सकते हैं। तो हमारा अभी जस्ट यही फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था कि v इज इक्वल्स टू लैम्डा वी, जहाँ पे v का मतलब क्या है, स्पीड, लैम्डा का मतलब है वेवलेंथ, और इस v का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? तो अब इन्हीं फॉर्मूलाज का यूज करके हम डिफरेंट डिफरेंट मीडिया में क्या कर सकते हैं, साउंड की स्पीड निकाल सकते हैं। देखो, अब यहाँ पे आपको बोला है कि आपके पास एक साउंड वेव है, ठीक है, आपके पास एक साउंड वेव है, और उस साउंड वेव के बारे में हमें क्या करना है, उसकी स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी दी है विच इज 2 किलो हर्ट्स। तो किलो हर्ट्स को सबसे पहले हर्ट्स में कन्वर्ट कर दिया, तो 2000 हो गया। ओके, वेवलेंथ आपको दी हुई है 0.5 मीटर, और हमें ये मीटर में ही चाहिए, तो इसको एज इट इज रखो। कैलकुलेट स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल्स टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ है अपनी 0.5 और फ्रीक्वेंसी है 2000 हर्ट्ज की। तो आंसर कितना आया, 1000 मीटर पर सेकेंड। ये हो गई अपनी साउंड की स्पीड। सिंपल है ना, बस फॉर्मूला लगाओ और फॉर्मूला में क्या करो, वैल्यूज को पुट कर दो। ओके, अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड वेव और उनकी स्पीड के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे साउंड अगर एक नॉर्मल हियरिंग रेंज तक का हो, ठीक है, जैसे कि 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच का जो साउंड है ना, वो ह्यूमन क्या करते हैं, उनकी ऑडिबल फ्रिक्वेंसी होती है, उतना वो सुन सकते हैं। जब ये साउंड इसके ऊपर जाता है, ठीक है, तो हम उसको अल्ट्रासोनिक साउंड बोलते हैं। ठीक है, और अल्ट्रासोनिक साउंड के ऊपर भी यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो उसी से रिलेटेड अपन क्या कर रहे हैं, कुछ बात करने वाले हैं यहाँ पे। जैसे सबसे पहली चीज, सुपरसोनिक स्पीड क्या होती है। When object travels faster than the speed of sound, it is moving at supersonic speed। ठीक है, क्योंकि साउंड की एक स्पीड है, अगर कोई ऑब्जेक्ट उससे भी तेज ट्रैवल कर रहा है, तो वो किस में चला जाएगा, सुपरसोनिक स्पीड में। ओके, अब उसी टाइम पे तुमने कई बार देखा होगा, अगर एक प्लेन है ऐसा फ्लाई करता हुआ जा रहा है, ठीक है, तो उसके पीछे कुछ इस तरह का तुम्हें सोनिक बूम जनरेट होता हुआ दिखेगा, जैसे यहाँ पे दिखाया है। तो ये सोनिक बूम तब जनरेट होता है जब कोई भी प्लेन साउंड की स्पीड को क्रॉस करता है, साउंड बैरियर को क्रॉस करके उसके आगे की तरफ, आगे की स्पीड पे जब बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, तो वो आपका सुपरसोनिक केस में चला जाता है, जिसको आप सोनिक बूम से समझते हैं। ठीक है, अब ये फ्रिक्वेंसी हमारे लिए हार्मफुल है, ये हमारे ईयर ड्रम्स को क्या कर सकती है, डैमेज कर सकती है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है साउंड रिफ्लेक्ट होता है, उसको अपने को थोड़ा समझना है कि ये सच में होता भी है या नहीं। तो हमने क्या किया, एक सेटअप बनाया है, यहाँ पे एक वुड का बार रखा है, यहाँ पे एक पाइप, यहाँ पे एक पाइप, और अपन ने एक अलार्म क्लॉक यहाँ पे रख दी है। जब यहाँ से अलार्म क्लॉक का साउंड जाएगा, तो वो साउंड इस वुड से रिफ्लेक्ट होके वापस इस पाइप के थ्रू होता हुआ आपके कानों तक क्या करेगा, पहुंचेगा। अगर आप इसकी नॉइस को सुन पा रहे हो, इसका मतलब है कि साउंड क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, क्योंकि साउंड इस पाइप से ट्रेवल किया, फिर इस पाइप से ट्रेवल करेगा, तभी तो आप तक आ रहा है। और बीच में आपने क्या कर दिया है, इस मीडियम को ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, देख रहे हो, बीच में हमने वुड रख के पूरा मीडियम ब्लॉक कर दिया। तो तुम ये भी नहीं बोल सकते कि हो सकता है भाई साउंड इधर से चला जाए, नहीं, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि आपने इसको पार्ट को ब्लॉक कर दिया। तो साउंड रिफ्लेक्ट होता है, वो हमें इस पर्टिकुलर पार्ट से पता चलता है। बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सो जैसे लाइट रिफ्लेक्ट होती है, सेम उसी तरह से, सेम उसी मेथड से साउंड भी क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज एको। एको क्या होता है, हम लोग कई बार माउंटेन्स वगैरह पे जाते हैं ना घूमने, तो माउंटेन्स वगैरह पे हम देखते हैं कि हम चिल्लाते हैं, तो वही सेम टू सेम नाम हमें क्या होता है, वापस सुनाई देता है। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर पार्ट में एको का मतलब ये हुआ कि कोई एक सर्टेन डिस्टेंस तक साउंड जाता है और वापस रिफ्लेक्ट होके आप तक आता है। तो मैं वापस से ही प्रूव कर सकता हूँ ना कि साउंड रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्यों, क्योंकि वो उस माउंटेन को हिट करके वापस आप तक आ रहा है। थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए देखो, यहाँ पे ये साउंड वेव जनरेट हुई, उस ऑब्जेक्ट को हिट किया, और वापस साउंड वेव क्या हुई, इस तरफ प्रोपोगेट हुई। ठीक है, तो एको का मतलब है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। एक बार जो आपका साउंड, जैसे देखो यहाँ पे लिखा है, साउंड प्रोड्यूसेस इज हर्ड ऑफ्टन ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड एको। जो आपने रिफ्लेक्शन सुना, उसको आप क्या बोल रहे हो, एको। ठीक है,
ओरिजिनल साउंड मस्ट बी रिफ्लेक्टेड 0.1 सेकेंड, ये एक आइडियल केस में बात की गई है कि 0.1 सेकेंड, ठीक है, इंटरवल बिटवीन द ओरिजिनल एंड रिफ्लेक्टेड, इतना टाइम क्या होना चाहिए क्योंकि, और आइडियल डिस्टेंस अगर आप देखो तो वो कितना होना चाहिए, 17.2 मीटर, मतलब 17.2 मीटर का डिस्टेंस और 0.1 सेकेंड के टाइम में आपका साउंड वहां जाके रिफ्लेक्ट होके आपको वापस सुनाई दे जाए। ठीक है, ये एक आइडियल कंडीशन है फॉर। बट कई बार क्या होता है ना कि साउंड मल्टीपल टाइम से रिफ्लेक्ट होता है, और जब वो मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्ट होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, रिवाइब्रेशन। द रिवाइब्रेशन ऑफ साउंड इज कॉज्ड बाय द रिपीटेड रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, मतलब बार बार साउंड रिपीट होके आपके कानों तक आ रहा है, तो वो क्या हो रहा है, रिवाइब्रेशन हो रहा है। और रिवाइब्रेशन से कई बार आप चीजों को क्लियर सुन भी नहीं पाते हो। कई बार हॉल वगैरह में जाते हैं अपन, स्कूल के ऑडिटोरियम वगैरह में होते हैं, तो आपको एक ही साउंड कई बार सुनाई देता है, ठीक है, तो वो जो रिवर्ब हो रहा है ना, वापस से बार बार सुनाई दे रहा है, उसको अपन क्या बोल रहे हैं, रिवाइब्रेशन, जो कि साउंड के रिफ्लेक्शन से ही क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। गॉट इट। जैसे एग्जाम्पल के लिए ऑडिटोरियम हॉल, अपन ने देखा है कि वहां पे क्या होते हैं, रिवाइब्रेशन होते हैं। तो अब रिवाइब्रेशन को रिड्यूस कैसे करोगे भाई, तो आप क्या करो, आपका जो वॉल है, आपकी जो सीलिंग्स है, उनको कवर करो। कैसे कवर करोगे, किसी ऐसे मटेरियल से जो साउंड को क्या कर सकते हो, अब्जॉर्ब कर सकते हो, ठीक है। कर्टन्स लगा दो, ठीक है। जो आपके चेयर्स है, उन चेयर्स को आप थोड़ा अच्छा कुशन वाला बनाओ, थोड़ा बहुत वो अब्जॉर्ब कर लेंगे। वॉल पे थोड़ा वुड का काम कर दो तो वो थोड़ा अब्जॉर्ब कर लेंगे। तो कहने का मतलब ये है ना कि रिवर्बरेशन को अब्जॉर्ब भी किया जा सकता है, साउंड के रिफ्लेक्शन को थोड़ा कम भी किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दीज मटेरियल्स, ठीक है। जैसे देखो, वॉल एंड रूफ्स पे क्या कर सकते हो, साउंड अब्जॉर्बेंट मटेरियल लगा दो। सीट्स पे आप क्या कर सकते हो, साउंड अब्जॉर्बिंग फॉर्म मटेरियल यूज कर सकते हो, जिससे रिफ्लेक्शन थोड़ा कम हो जाएगा। अगर तुम वहां पे मेटल का चेयर रख दोगे तो साउंड क्या होगा, बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट होगा। तो रिवर्बरेशन का सिंपल मतलब है रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड। बढ़िया, चलो देखो, अभी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे ही आपके मेगाफोन ये दिख रहे हो, ये सारे, जिससे आप बोलते हो, जिससे आपका आवाज थोड़ा लाउडर सुनाई देता है, तो ये सब रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी पे ही काम करते हैं। गाड़ियों का जो हॉर्न होता है, ठीक है, वो भी इसी रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी पे काम करता है। सो मेगाफोन हो गया, हॉर्न हो गए, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, वो सब इसी रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी पे क्या करते हैं, काम करते हैं। दूसरा, डॉक्टर जो स्टेथोस्कोप यूज करता है, जब वो आपकी हार्ट बीट सुनता है ना, हार्ट बीट इससे सुनता है, और वो इस तरह से रिफ्लेक्ट होते 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 इसमें से होते हुए आपके दोनों कानों तक थोड़ी लाउडर पहुंचती है। लाउडर क्यों पहुंचती है, क्योंकि रिफ्लेक्शन की वजह से साउंड जो होता है उसका जो एम्पलीट्यूड है ना, वो एम्पलीट्यूड थोड़ा बढ़ जाता है। सो यू कैन लिसन इन अ प्रॉपर वे। ओके, तो स्टेथोस्कोप में यही प्रॉपर्टी यूज हो रही है, इंस्ट्रूमेंट्स में भी यही प्रॉपर्टी यूज हो रही है। देखो, अब यहाँ पे वही आपको समझाया कि किस तरह से स्टेथोस्कोप के अंदर ये रिफ्लेक्शन होता है, ओके, जिससे आप इजीली सुन पाते हो। फिर जब आप किसी हॉल में होते हो, आप फॉर एग्जांपल एक सिनेमा हॉल में हो, और यहाँ पे आपका स्क्रीन लगा है या पर्सन खड़ा है, तो यहाँ से जो कोई भी साउंड निकल रहा है ना, वो साउंड क्या होता है, एक तो सीधा आपके कानों तक आके पहुंचा, फिर रिफ्लेक्ट होके आके, तो मतलब इससे प्रॉब्लम क्या होगी ना, कि हॉल तो आपका बंद है, सिनेमा हॉल पूरा क्लोज है, तो जो भी डायलॉग बोला जा रहा है, जो भी पर्टिकुलर एक्टिविटी हो रही है, वो बार बार सीलिंग्स एंड वॉल से रिफ्लेक्ट होके आपके कानों तक पहुंचेगी, जिससे क्या होगा, रिवर्ब क्रिएट होगा। और अपने को उसी रिवर्बरेशन को क्या करना रहता है, रिड्यूस करना रहता है, ठीक है। सो व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव, तो भाई साउंड का बाउंस बैक करना किसी सरफेस को हिट करके, पहली चीज। दूसरी चीज, डिफरेंस बिटवीन एको एंड रिवाइब्रेशन। एको का मतलब सिंगल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, एंड रिवाइब्रेशन का मतलब मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। फिर कुछ एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन के क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं। तो भाई देखो, स्टेथोस्कोप डिस्कस किया, कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, मेगाफोन, हॉर्न वगैरह उसमें यूज कर सकते हो, ठीक है। तो जब आप हॉल वगैरह डिजाइन करोगे और आपको चाहिए कि भाई बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग डिजाइन करोगे, रिफ्लेक्शन कम करना है तो उसके अकॉर्डिंग डिजाइन करोगे। तो दीज आर दी एप्लीकेशन, ओके। फिर बात आती है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी, एक बार बहुत शॉर्ट में देख लेते हैं इसको, कि हमारी ऑडिबल रेंज क्या है। तो 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज जो ह्यूमन इजीली क्या कर सकता है, सुन सकता है, ये आपकी नॉर्मल ऑडिबल रेंज है। अगर वैल्यू जो है इस पर्टिकुलर
चीज को एक्सीड कर जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आप 20 किलो हर्ट्ज के ऊपर चले जाते हो तो फिर आप चले जाओगे अल्ट्रासोनिक फ्रिक्वेंसी में, ये आपकी ऑडिबल रेंज है। इससे कम होगा तो वो इंफ्रासोनिक होगा, और इससे ज्यादा होगा तो वो अल्ट्रासोनिक होगा। तो वी कैन से कि इफ इट इज लेस देन 20 हर्ट्ज तो वो कैसा होगा, इंफ्रासोनिक। और इफ इट इज ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज तो उसको अपन क्या बोलेंगे, अल्ट्रासाउंड। क्लियर, सिंपल सी चीज। सो यहाँ पे वही लिखा है, लेस देन 20 इज इंफ्रासाउंड एंड मोर देन 20,000 इज अल्ट्रासाउंड। अब अल्ट्रासाउंड्स के ना बहुत सारे एप्लीकेशन है। अल्ट्रासाउंड का यूज हम कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरह की इलेक्ट्रिक सर्किट्स को क्लीन करने के लिए। ठीक है, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, अगर अल्ट्रासोनिक वेव है तो वो इतना ज्यादा वाइब्रेट कर देता है ना पार्टिकल्स को, कि आप उससे किसी पर्टिकुलर सर्किट तक को क्लीन कर सकते हो। कोई पर्टिकुलर चीज आपको क्लीन करनी है, आप उससे उस चीज को क्लीन कर सकते हो। ओके। सेकंड थिंग, आप क्रैक्स को डिटेक्ट कर सकते हो मेटल में। मान लो ये एक मेटल है, यहाँ से मैंने बहुत सारी अल्ट्रासोनिक फ्रिक्वेंसीज छोड़ी, अगर, और यहाँ पे हमने क्या किया है, रिसीवर्स लगा रखे हैं, सेम स्पीड से ट्रैवल करता हुआ साउंड आ रहा है, और यहाँ पे एक छोटा सा क्रैक है, तो इसमें से जब वो ट्रैवल करेगा ना उसकी स्पीड कम हो जाएगी, बाकी जगह पे उसकी स्पीड कुछ और आ रही है, इस पर्टिकुलर पार्ट में स्पीड कम आ रही है, विच मतलब यहाँ पे क्या है, कोई प्रॉब्लम है। तो हम इसका यूज करके मेटल्स में क्रैक वगैरह डिटेक्ट कर सकते हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में, बड़े बड़े ब्रिजेस में हम क्रैक डिटेक्ट करने के लिए अल्ट्रासाउंड का यूज कर सकते हैं। साथ साथ में क्लीनिंग के लिए अल्ट्रासाउंड का यूज कर सकते हैं। फिर सोनोग्राफी में हम यूज कर सकते हैं, जो कलरफुल पिक्चर आप निकालते हो ना अल्ट्रासाउंड का यूज करके, उसको अल्ट्रासोनोग्राफी बोलते हैं। तो हम उसमें यूज करते हैं, जिससे हमारे ऑर्गन जैसे लिवर किडनी वगैरह का क्या होता है, एकदम प्रॉपर पिक्चर हमको मिलता है, जिससे आप किडनी स्टोन जैसी चीजों को डिटेक्ट कर पाते हो। प्लस बाय यूजिंग अल्ट्रासाउंड, मान लो ये एक स्टोन है, अगर तुम इस पे अल्ट्रासोनिक फ्रिक्वेंसी छोड़ते हो तो ये स्टोन क्या होता है, ब्रेक हो जाता है मल्टीपल पार्ट्स में। तो कई बार बिना सर्जरी के भी हम अल्ट्रासाउंड का यूज करके, अल्ट्रासोनिक का यूज करके क्या कर सकते हैं, किडनी में से किडनी स्टोन को इजीली एक्सपेल कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्गन की कलरफुल पिक्चर लेने में तो हेल्प करेगा ही, साथ साथ में आप क्या कर सकते हो, किडनी जैसी किडनी में किडनी स्टोन जैसी प्रॉब्लम्स को क्या कर सकते हो, ट्रीट कर सकते हो इस मेथड के थ्रू। ओके। अब इसका क्या एडवांटेज है, देखो, लॉन्गर वेवलेंथ, भाई फ्रिक्वेंसी ज्यादा है ऑब्वियसली, तो फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है, फ्रिक्वेंसी बढ़ने के साथ साथ ज्यादा ऑडिबल है, तो वेवलेंथ साउंड की जो होगी, ठीक है, उसको आप बहुत बेटर तरह से यूटिलाइज कर पाओगे, लंबी वेवलेंथ होगी। ठीक है, क्लियर, ऑडिबल, ठीक है, रिलायबल रिजल्ट आपको मिलेंगे। और दैट्स वाई, मतलब सुनने के लिए तो यूज नहीं करने वाले हैं, बट मेडिकल इंडस्ट्री में हम इसका क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। देन यहाँ पे कुछ बेसिक बेसिक सी चीजें जो अभी हमने जस्ट डिस्कस की, वापस एक बार रिपीट कर लेंगे। जैसे ऑडिबल रेंज क्या है भाई, 20 to 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड, ऑब्वियसली मीडियम के अकॉर्डिंग क्या होगा, साउंड की स्पीड में डिफरेंस आएगा, तो गैस में सबसे कम होगी, सॉलिड में सबसे ज्यादा होगी। फिर इंफ्रासाउंड एंड अल्ट्रासाउंड के बीच का डिफरेंस। अब इंफ्रासाउंड मतलब जो 20 के नीचे हो, अल्ट्रासाउंड मतलब जो 20,000 के ऊपर हो। इंफ्रासाउंड बहुत धीरे धीरे, बहुत स्लो वाइब्रेशन, आपको सुनाई भी नहीं देगी। अल्ट्रासाउंड वेरी हाई वाइब्रेशन, इवन इट कैन डैमेज योर ईयर्स ऑल्सो। नेक्स्ट सिस्टम है सोनार सिस्टम। ओके, देखो सोनार सिस्टम भी इसी तरह का एक सिंपल सा सिस्टम है, जहां पे देखो ये शब्द दिखाई है, ये क्या करता है, इसके पास एक ट्रांसमीटर होता है, ट्रांसमीटर से ये एक साउंड वेव को छोड़ता है, ये ग्राउंड को हिट करता है और रिफ्लेक्ट होके वापस आता है। ठीक है, इसको यहां से जाके वापस आने में कितना टाइम लगा, और क्योंकि ये वेव हमने भेजी है तो हमें इसकी स्पीड पता है, हमें स्पीड पता है, हमें इसका टाइम पता है कि रिफ्लेक्ट होके आने में कितना टाइम लगा, तो हम ये बता सकते हैं ना कि सी बेड कितनी दूर है, डिस्टेंस कितना है। सिंपल लॉजिक है ना। तो अपन सोनार वेव्स का यूज करके कई बार सी बेड की मैपिंग करते हैं, कि कहाँ पे अंडर द सी कोई माउंटेन है, कहाँ पे कोई डीप सिंक होल है। तो इस तरह से अपन पूरे सी बेड की क्या कर सकते हैं, मैपिंग कर सकते हैं बाय यूजिंग सोनार सिस्टम, जिसको अपन क्या बोलते हैं, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम।
ठीक है। तो इसका अपन यूज करके डिस्टेंस पता कर सकते हैं, डायरेक्शन पता कर सकते हैं, स्पीड अंडर किसी चीज की स्पीड अंडर द वाटर पता करनी है तो अपन पता कर सकते हैं। सिंपल सिस्टम है, ट्रांसमीटर और डिटेक्टर का यूज करके बनाया गया है। अलग तरह की बर्ड स्पीसीज क्या करती हैं, इन पे कम्युनिकेट करती हैं। एक बार के लिए अपन वो वाला पार्ट थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। एक तो आपने एप्लीकेशन सोनार का क्या है कि भाई आप सी बेड की डेप्थ पता कर सकते हो, अंदर कोई अंडर दी माउंटेन हिल वैली कुछ है, कोई सबमरीन है, कुछ आइसबर्ग है, वो आप पता कर सकते हो। एनिमल्स में एनिमल्स में जैसे बैट वगैरह है, वो क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड पे कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है। ये वेल वगैरह है, ये सारे क्या करते हैं, खुद की नेविगेशन के लिए अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम है सोनार के, जो एक्चुअल में एक तरह की अल्ट्रासाउंड फ्रिक्वेंसी का ही एप्लीकेशन है। सो चैप्टर में इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे जिनको आपको विदाउट फॉरगेटिंग ध्यान से कवर करना है। और हमने यहाँ पे सारे टॉपिक कवर किए हैं काफी क्विक वे में, तो यू कैन रीड एंड लर्न ऑल द थिंग्स जो इस पीपीटी में अपन ने डिस्कस किए। थैंक यू।